हेलो दोस्तों, हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें हमने आपके लिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया है, प्रकाश पढ़ा दिया है, प्रकाश की विशेषताएं पढ़ा दी हैं, उत्तल अवतल दर्पण की मैंने फोकस की परिभाषा करा दी है आपके लिए। और आज हमने पढ़ लिया है उसके द्वारा उत्तल अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने पढ़ लिया है। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। हेडिंग है हमारी, चैप्टर नाम लिख लेते हैं। पाठ है हमारा 10, नेम है पाठ का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारे चैप्टर का नेम है। चैप्टर नंबर 10 है। एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमने पढ़ना है दर्पण का रेखीय आवर्धन। अभी फिलहाल दर्पण में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने दर्पण का नाम लिख दिया है। पढ़ना हमें रेखीय आवर्धन है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। इसमें क्या होता है कि अगर हमें प्रतिबिंब का आवर्धन पता होता है तो हमारी बहुत सारी चीजें उस दर्पण के सामने जो वस्तु रखी हुई है उसे लेकर क्लियर हो जाती है। इसलिए हम आवर्धन को पढ़ते हैं। अभी मैं इसकी स्टार्टिंग करता हूं, उसके बाद धीरे धीरे मैं इसके बारे में आपको बताता चला जाऊंगा। इसका मेन यूज क्या है, कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ। ये मैं कोई दर्पण ले रहा हूं, फिलहाल तो ये मैंने आपको अवतल दर्पण बना लिया है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलाई कर दी जाती है, वो दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाता है। तो मैंने इसके उभरे हुए दर्पण पर कलाई कर दी है, तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया। दर्पण से संबंधित मैंने परिभाषाएं आपको कुछ लिखाई हैं। जो रेखा दर्पण के बिल्कुल मध्य बिंदु से होकर गुजरती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। ये इसका ध्रुव कहलाता है, पोल इंग्लिश में कहते हैं इसे। कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मैंने मान लिया इस दर्पण का वक्रता केंद्र यहां पर है, जिसको मैं C से रिप्रेजेंट किया जाता है। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु को हम कहते हैं फोकस F। मैंने किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा है, दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, दर्पण के सामने। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही कोई वस्तु दर्पण के सामने आएगी तो निश्चित सी बात है इसकी इमेज बनेगी, यहां से प्रकाश किरणें चलेंगी। इससे बहुत सारी असंख्य प्रकाश किरणें चलती हैं, पर हमें किसी भी बिंदु पर प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। उन्हीं को मैं लेके चल रहा हूँ। अब असंख्य किरणें होती हैं, इसको जान लीजिए कि ये कोई फिक्स नहीं है कि इससे 2 ही किरणें चलेंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। असंख्य किरणें होती हैं।
किरण को मैंने इसके फोकस से होकर ले आया, एक किरण को मैं इसके फोकस से होकर ले आया, दूसरी किरण मैंने इसके वक्रता केंद्र से, दूसरी किरण को मैं इसके वक्रता केंद्र से होकर ले गया, ये इसका वक्रता केंद्र है। यहां इस प्रतिबिंब का इमेज बन गया, यहां इस प्रतिबिंब का इमेज बन गया। तो ये है आपकी वस्तु, ये है यहां पर वस्तु। कोई मैं मान लिया वस्तु को O से रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट कह देते हैं, तो O, ये इसकी ऊंचाई को मैंने h मान लिया है कि इस वस्तु की जो ऊंचाई है वो h है। यहां बना है प्रतिबिंब, ये प्रकाश किरण इस तरीके से आई थी और इसी रास्ते से इधर दर्पण से टकराई और वापस होके आ गई। ओके ना। ये वक्रता कोण और फोकस के बीच इस वस्तु O का प्रतिबिंब बना है, जिसकी ऊंचाई मैंने h मानी है, और ये जो है h डैश मानी है। इसको मैं I से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। I मीन्स होता है इमेज, इमेज इसको रिप्रेजेंट किया है। ये प्रकाश किरण इस तरीके से आ गई थी, इसके फोकस से होकर आई थी। यहां तक चीजें आपको समझ आ रही होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि करना क्या है इसका, कि ये हमने वस्तु की ऊंचाई थी, ये हमारी वस्तु की ऊंचाई थी कि हमने इतनी बड़ी वस्तु रखी, उसका इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, जितना भी बना हो, ठीक है। यदि हम इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को, जो कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु के द्वारा बना हुआ है, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को इस वस्तु की ऊंचाई से भाग कर दें, तो हमें इस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन पता चल जाएगा। क्लियर। यदि हम इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को इस वस्तु की ऊंचाई से भाग कर दें, तो हमें प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन पता चल जाएगा, और इस प्रकार से हमारी यहाँ की परिभाषाएं भी बन जाएगी कि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, इंग्लिश में इसे बोला जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ओके ना। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, रेखीय आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई।
प्रतिबिंब की ऊंचाई को आपने एच डैश माना है, वस्तु की ऊंचाई को आपने एच माना है, तो वो लिख दिया। फाइनली हमें यहाँ पर मिल जाएगा एच डैश अपॉन एच, ये हमें मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त इसको हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, m बराबर माइनस का v अपॉन यू। ये आपके सिलेबस में इसका, आपके कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं है, बट जब मैं इंटर की क्लास में इसको पढ़ाऊंगा रेखीय आवर्धन को, तो वहां आप इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, पर आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ इसकी डेफिनेशन है और ये फॉर्मूला है। यहाँ पर हो गया रेखीय आवर्धन, और इसका कोई मात्रक नहीं होता। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई ही हों तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और कोई कठिनाई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप हमें यहाँ बता दीजिए। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि ये वस्तु थी, ये मैंने अवतल दर्पण के सामने रखी हुई थी। इस वस्तु से असंख्य प्रकाश किरणें चलती हैं, जितनी चाहो उतनी प्रकाश किरणें ले जा सकते हो, पर हमें किसी भी बिंदु पर प्रतिबिंब को बनाने के लिए सिर्फ 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। मैं एक प्रकाश किरण को सीधी लेके गया हूँ मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण के यहाँ पर टकराई है। यहाँ टकराने के बाद ये फोकस से होती हुई इधर आ गई है। एक प्रकाश किरण मैंने इसके वक्रता केंद्र से होती हुई जाती हुई ले ली है, इधर से ली है, ये यहाँ पर टकराने के बाद वापस उसी रास्ते पर आ गई है। इन दोनों किरणों ने जो टकराकर, एक किरण आई है, दूसरी किरण भी टकराकर आई है, तो जहां टकराने के बाद इनका कटान बिंदु है, जहां इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, वहां पर आपका इमेज बना है। तो वो इमेज ही रहा, ये इधर से आई थी और ये इधर से आई है, टकराने के बाद यहाँ पर इमेज बना है। क्लियर ना, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है कि अब हमें परिभाषित करनी है, कि परिभाषा देनी है कि m जो आपका रेखीय आवर्धन है, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका यह फॉर्मूला होता है, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, m बराबर एच डैश अपॉन एच। इसका एक और फॉर्मूला मिलता है आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब हम करेंगे इसके, तो वहां पर इसका यूज करेंगे। m बराबर माइनस का b अपॉन यू। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम ये रेखीय आवर्धन m पढ़ रहे हैं, हमें आवश्यकता क्यों हो रही है? वैसे तो इन सबकी आवश्यकता जो होती है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम इतना ही सीखे हैं कि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। चलिए देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल रहता है, किस प्रकार से हम किसी दर्पण की प्रकृति को डिफाइन कर सकते हैं इसकी सहायता से, रेखीय आवर्धन की सहायता से। ओके ना। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा m जो है, m का मतलब रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m जो है, ठीक है, रेखीय आवर्धन m आपका 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो प्लस का हो सकता है, एक माइनस का हो सकता है। m जो है आपको 2 प्रकार से मिलेगा, कहीं मिलेगा प्लस का तो कहीं मिलेगा आपके लिए वो माइनस का। अब प्लस माइनस का क्या लफड़ा है, इसको हम देखते हैं कि क्या है ये। यदि वो आपको प्लस का मिलता है, ओके ना, तो आपको बताना होगा कि जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वस्तु का, वो आभासी है। जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो आभासी है। हम उस प्रतिबिंब की कल्पना कर रहे हैं, वास्तव में वो प्रतिबिंब नहीं बना है, हम उसकी कल्पना कर रहे हैं।
तो हम लिखेंगे यहां पर फर्स्ट नंबर, यदि m माइनस यानी ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। सेकंड कंडीशन, यदि m प्लस का है, माइनस का था, यदि m प्लस का है यानी धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। समझिए इन बातों को। यदि प्रतिबिंब माइनस का है तो वो जो वस्तु की इमेज है, वो जो वस्तु दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है वो वास्तविक बनाएगा। यदि m आपका माइनस का आ जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यदि प्लस का आ जाता है तो वो आभासी होगा। ये तो हमने जाना कि प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और होती हैं। यदि प्रतिबिंब माइनस का हो तो निश्चित 100% वो प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा, कंफर्म है ये। यदि m जो है वो माइनस का आ जाए तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा होगा। यदि m जो है वो प्लस का आ जाए तो प्रतिबिंब सीधा होगा। ये बहुत बढ़िया बात है कि m को इसलिए पढ़ा जाता है कि हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, आभासी है, उल्टा है या सीधा है। ये सारी जानकारी हमें m से मिल जाती है। m का जो रोल है वो हमें ये बता देता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है या उल्टा है या सीधा है। और जितने भी प्रतिबिंब उल्टे होंगे, जितने भी प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं वो सभी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। चाहे वो दर्पण की बात करें, चाहे वो लेंस की बात करें, जितने भी प्रतिबिंब होंगे यदि वे उल्टे हैं तो प्रतिबिंब कैसे होंगे, आपके वास्तविक होंगे। और जितने भी प्रतिबिंब सीधे बनेंगे वे सभी कैसे होंगे, आपके आभासी होंगे। यहां तक बातें समझ में आ गई आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते रहिएगा। अगर कुछ समस्या आती है आपको तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये दोबारा से रिपीट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट हमारी और बातें बढ़ती हैं कि रेखीय आवर्धन के ऊपर, उनको भी जान लेते हैं कि जो m है, m का मान के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसके हम मान के ऊपर चलते हैं कि m का जो मान है, यदि m का जो मान है यदि 1 से बड़ा हो, यानी कह सकते हैं आप m इज ग्रेटर देन 1, m का मान 1 से बड़ा होगा, m का मान 1 से बड़ा होगा तो वह प्रतिबिंब वस्तु से भी बड़ा होगा। है ना आनंद वाली बात। यदि m का मान 1 से बड़ा है तो निश्चित ही है, तो वो निश्चित ये होगा कि वो प्रतिबिंब जो होगा वो निश्चित ही आपका वस्तु से बड़ा होगा। यदि m का मान
यदि m का मान 1 से छोटा है, यदि m का मान 1 से छोटा है तो वह प्रतिबिंब भी वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्लियर? तो अभी आपने सीखा कि m यदि ऋणात्मक होता है, माइनस की वैल्यू प्राप्त होती है, तो हमें पता चल जाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है यहां पर। और कैसा बनना है? वास्तविक। हमें पता चल जाता है कि यदि m की जो वैल्यू है वो माइनस की है, तो हमें पता चल जाता है कि प्रतिबिंब यहां उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अब हमने एक और चीज सीख ली यहां पर, यदि m की वैल्यू 1 से छोटी है, m की वैल्यू 1 से छोटी है, तो वो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा होगा। यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। और यदि प्लस की है तो वो आभासी होगा, माइनस की है तो वो वास्तविक होगा, यदि माइनस का है तो उल्टा होगा, प्लस का है तो सीधा होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वे सभी वास्तविक होते हैं, और जितने भी प्रतिबिंब सीधे होते हैं वे सभी आभासी होते हैं। यहां पर एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसका, कि m बराबर प्लस का 1 है या प्लस 1 है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर है। इसका अर्थ है कि जो प्रतिबिंब है आपका वो वस्तु के बराबर है। ओके ना? m का अर्थ है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर है। अब ये सारी कंडीशन है आई कहां से? आई यहां से कि आपने भी फॉर्मूला पढ़ा, m बराबर h डैश अपॉन h, ये यहीं से आ रही है सारी कंडीशन है। ये जो कंडीशन आप समझ रहे हो ये आ यहीं से नहीं है। यदि h डैश बराबर हो जाए h के, h डैश बराबर हो जाए किसके? h के, तो h अपॉन h क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसका अर्थ तो यही हो गया ना कि h डैश और h आपस में बराबर है, तभी तो ये बनाया है आपका। ओके ना? यदि मान लीजिए कि जो h डैश है वो h से बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये कम है, तभी तो m का मान ग्रेटर देन 1 पहुंचेगा। तभी तो m का मान ग्रेटर देन 1 पहुंचेगा जब h डैश की वैल्यू h से ज्यादा होगी। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि मान लीजिए कि जो h डैश है वो छोटा है h से, h डैश जो है वो छोटा है h से, इसका अर्थ होगा कि जो प्रतिबिंब है वो आपका छोटा बनेगा ना, अर्थात m का मान 1 से छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा है और नीचे वाला नंबर जो है वो बड़ा है। ओके ना? और जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 से छोटा नंबर ही हमें मिलता है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर m जो है ये वाला m माइनस का आ जाता है तो वास्तविक उल्टा, अगर प्लस का आ जाता है तो आभासी सीधा। ये मेरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ।